दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से दक्षिण भारत के राज्यों, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देने वाले राज्यों और केंद्र सरकार के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, उस तकरार के बीच क्या अब इकरार की कोई गुंजाइश बची हुई है? दरअसल तकरार और इकरार के बीच आमतौर पर गुंजाइश होती नहीं है, गुंजाइश बनानी पड़ती है। लेकिन उस गुंजाइश की क्या अंतिम सीमा रेखा भी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है? हालात आखिर आखिर ऐसे क्यों हो गए, जिसमें परिसीमन का मुद्दा इस देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी, जिसके बूते सरकार सांस ले पा रही है, नरेंद्र मोदी की सत्ता दिल्ली पर काबिज है, उनकी तीन तीन बैसाखियां एक साथ ये सोचने पर विवश हो गई है कि जनाधार बचाए या मोदी सरकार बचाए, राजनीति बचाए, राज्य बचाए, राज्य के लोगों के जज्बात को कसौटी पर रखकर नरेंद्र मोदी का समर्थन करे या कोई और काम करे। ये हालात दरअसल जो पैदा हुए, ये हालात पैदा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिसीमन को लेकर के जिस तरह की आशंकाएं इस देश के दूसरे राज्यों में, खासकर नॉन हिंदी भाषी राज्यों में जो बढ़ती जा रही है, उससे हुई है। लेकिन क्या यह सिर्फ राज्यों की ताकत संसदीय चुनाव में और संसद के अंदर उनके अनुपात को कम करने को लेकर है, या इससे कहीं आगे को लेकर है? मैंने अभी 4 दिन पहले भी आपके सामने इसी मुद्दे पर एक वीडियो किया था और उसमें मैंने विस्तार से बताया था, उस तह में आज नहीं जाऊंगा, विस्तार से बताया था कि कैसे मौजूदा दौर में राज्यों का अनुपात, संसद में उनकी सीटों की संख्या 1971 की जनगणना को मानक मानते हुए उस आधार पर फिक्स है। मसलन तमिलनाडु, जो इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी बैठकों का मेजबान बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, उसकी भारत की लोकसभा में ताकत है 7.18%, 7.18%। और जब अंतिम उपलब्ध जनगणना जो 2026 में यदि होती है, उस जनगणना के आधार पर यदि फैसला होता है, तो स्वाभाविक है कि तमिलनाडु की 71 में जो जनगणना का अनुपात इस देश में था, उसकी तुलना में वो काफी नीचे होगी। तो उनकी संसद की सदस्यता भी, संसद के में उनके द्वारा भेजे जाने वाले सांसदों की ताकत भी उस अनुपात में कम होगी। अब सवाल जब अनुपात को लेकर खड़ा हो गया है, सवाल जब दूसरे स्वरूप में भी उत्तर बनाम दक्षिण का बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जो दरअसल है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। सवाल यही है कि आखिर इसके पहले भी सीटों का रीएडजस्टमेंट 2002 में कुलदीप सिंह कमीशन के द्वारा हुआ, तब सवाल नहीं उठे, तब सबने शांतिपूर्वक होने दिया। इस बार कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्यों को सोचना पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी की सत्ता को चलाने के लिए जो पार्टियां उत्तरदायी है, उन्हें सोचना पड़ रहा है, और 10 सालों तक नरेंद्र मोदी की सत्ता को हर मुश्किल मौके पर साथ देने वाले नवीन पटनायक को सोचना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोग यदि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो दिल्ली की सत्ता के लिए यह किसी राजनीतिक वारंट से कम नहीं है, और यह राजनीतिक वारंट चेन्नई से निकलता हुआ दिख रहा है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वारंट पहले भी चेन्नई से निकल चुका है। तब पोएस गार्डन से निकला करता था, आज पोएस गार्डन से नहीं निकला है। पोएस गार्डन से जब दिल्ली की सत्ता के लिए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए आज से 26 साल पहले जो राजनीतिक वारंट निकला था, वो लोकसभा में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को धराशायी करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया था। लेकिन आज सवाल एक वोट का नहीं है, आज सवाल सदन के अंदर के बहुमत का नहीं है, बल्कि सदन के अंदर का अंकगणित तो सबको पता है कि नानी फैक्टर ने यदि भाजपा का साथ छोड़ा तो नरेंद्र मोदी विपक्ष में। नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश फैक्टर। लिहाजा चर्चा हम उसकी नहीं कर रहे, चर्चा इसकी कर रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ परिसीमन का मुद्दा और संसदीय सीटों के एलोकेशन का मुद्दा ही इन राज्यों की चिंता का कारण है? जी नहीं, एक कारण राष्ट्रपति का चुनाव भी है, और राष्ट्रपति चुनाव को यदि आप देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो राज्यों की जनसंख्या के अनुपात का आधार फिक्स किया गया है, वो 1971 की जनगणना है। जैसे संसद में सीटों का परिसीमन 71 की जनगणना के आधार पर है, वैसे ही राज्यों को
जो मत मूल्य मिलते हैं विधायकों और सांसदों को, सांसदों का तो पूरे देश में एक ही होता है, विधायकों का जो मत मूल्य होता है, वोट वैल्यू होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसमें 71 की जनगणना को ही मानक मानकर फैसले लिए जाते हैं। अब आपके सामने 3 उदाहरण मैं देता हूं। उत्तर प्रदेश के पिछले राष्ट्रपति चुनाव पर यदि हम गौर करें, 2022 के चुनाव पर, जिसमें द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा के लिए जो मत मूल्य है विधायकों के, वो 83,824 है। एक विधायकों के वोट की वैल्यू 208 है। और तमिलनाडु के विधायकों की वैल्यू, एक विधायक के वोट की वैल्यू 176 है, और लिहाजा वहां के 234 सदस्यों की विधानसभा में विधायकों की टोटल वोट वैल्यू 41,184 है। और ठीक इसी तरह गोवा की बात करें तो गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों का मत मूल्य 800 है, यानी 800 को 40 से भाग दें तो एक विधायक का वोट वैल्यू राष्ट्रपति चुनाव में 20 विधायकों का 20 वोट का होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से 71 की जनगणना के आधार पर ही जब इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है, इतना बड़ा अंतर है, डिस्पैरिटी नहीं कह सकते, अंतर कह सकते हैं, तो जो राज्य 71 की को आज 53-54 साल बीत गए, 54 साल बाद बहुत सारे दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहद शानदार काम किया, वहां तो उनका मत मूल्य और गिरेगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के विधायकों के बीच 71 के आधार पर ही 32 का अंतर है। और पहला चुनाव, याद रखिए, इस देश में पहला चुनाव संसद का चुनाव नहीं है। संसद का चुनाव तो 2029 में है। हाँ, यदि सरकार गिर जाए, कोई वैकल्पिक सरकार न बने तो पहले भी हो सकता है, लेकिन संसद के चुनाव के पहले पहला चुनाव 2027 का राष्ट्रपति चुनाव है। और 26 में यदि जनगणना होती है, परिसीमन आयोग उस आधार पर गठित होता है और फिर राज्यों का अनुपात छेड़ने का फैसला किया जाता है, तो दक्षिण के राज्यों की चिंता 29 के चुनाव से शुरू नहीं होगी या 34 के चुनाव से शुरू नहीं होगी, उनकी चिंता शुरू होगी 2027 के राष्ट्रपति चुनाव से। एमके स्टालिन से लेकर पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और एचडी देवेगौड़ा तक, अन्ना डीएमके, एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में उनकी विपक्षी पार्टी है, वो भी इस मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है। ममता बनर्जी भी उसी प्लेटफॉर्म पर है। आम आदमी पार्टी भी उसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी भी कमोबेश उसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है। और उसी प्लेटफॉर्म पर नवीन पटनायक भी आकर खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र की पार्टियां, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई है, जिस प्लेटफॉर्म की बिसात एमके स्टालिन ने बिछाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 240 सदस्यों के बूते इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन, जो राज्यों की मौजूदा ताकत को प्रभावित करता है, दिल्ली के सामने उसकी राजनीतिक धमक को प्रभावित करता है, वो फैसले लेने के लिए यदि नरेंद्र मोदी की बैसाखियों वाली सरकार आगे बढ़ना चाहती है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग इस पूरे केस को देख रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। सरकार बनना और सरकार गिरना बेहद छोटी चीज है। इस देश के इतिहास में जिन जिन लोगों ने 50-50 साल राज किया, वो अपनी कब्र में दफन है और कोई उन्हें बहुत अहमियत तक नहीं देता। बड़े बड़े सल्तनत के सूरमाओं के नाम आपने सुने होंगे। 5, 10, 15 साल बहुत छोटा, कि इतिहास के कालखंड में बहुत छोटी जगह होती है। तो कार्यकाल कितना लंबा हो उससे तय नहीं होता कि किस सल्तनत की महानता कितनी थी, किसकी सत्ता, किसकी हुकूमत की महानता कितनी थी। शेरशाह सूरी का शासनकाल बहुत छोटा था, लेकिन शेरशाह सूरी की उपलब्धियों पर इतिहास की किताब में अलग से चैप्टर होता है। ये आज की वास्तविकता है, लेकिन इस वास्तविकता को नहीं समझने वाले लोग इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, विविधता में एकता और इन सब के भीतर एक भूभाग के दायरे में बहुसंस्कृति की एक परंपरा जो एक साथ चलने को लेकर है, उसको यदि छेड़ने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो एमके स्टालिन के कदम को गलत नहीं माना जा सकता। एमके स्टालिन ने जो कदम उठाया है, उसके बाद की परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की सरकार तो जाएगी ही। 22 मार्च की बैठक में चंद्रबाबू नायडू के लिए जो दुविधा की स्थिति है, पवन कल्याण और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी के लिए जो दुविधा की स्थिति है, वो दुविधा की स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ बने रहने, परिसीमन की प्रक्रिया को रीएडजस्टमेंट तक 2002 के परिसीमन आयोग की तरह सीमित करने और उसके आगे बढ़कर देखें कि जो चारों तरफ एक चिंताएं व्याप्त है, और वो चिंता ये है
कि भाजपा अपने स्ट्रांग होल्ड वाले राज्यों, जहां भाजपा मजबूत परिस्थितियों में खड़ी है, उन राज्यों में जनसंख्या अनियंत्रित रूप से जो बढ़ी, उसका फायदा उठाकर वहां सीटें इतनी कर देना चाहती है कि बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में वहीं से पूरा हो जाए। इस मानसिकता के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी के तौर पर इन सभी दलों के बीच इन्हीं तीन पार्टियों को देना होगा, चंद्रबाबू नायडू को, पवन कल्याण को और एचडी देवेगौड़ा को। और तब इनकी क्या स्थिति होगी? जो हालात बन रहे हैं उसमें न पक्ष में न विपक्ष में, बल्कि बीच में खड़े 4 सांसदों की जो एक पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति भी यही है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार का इस मुद्दे पर बचाव करने की स्थिति में नहीं है। वहीं बात सरकार की जाए तो सरकार के सामने तो दुविधा और ज्यादा बढ़ गई है। मतलब जिस तरह की गुगली एमके स्टालिन ने फेंकी है, वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत ही विषम हालात को पैदा कर रही है। जनगणना से भागते भागते हालात ये हो गए कि अब जाति जनगणना इस देश में मुद्दा बन गया। अगर 2021 में समय पर जनगणना करा ली होती तो उस वक्त ये जाति जनगणना वाला फैक्टर बड़ा मुद्दा नहीं बना था, कम से कम इतना बड़ा तो नहीं बना था जितना बड़ा आज हो गया है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने उसको सीधे सीधे टेकअप कर लिया है। बिहार में नीतीश कुमार ने यही काम कराकर इस मांग को हवा दे दी है, यानी बीजेपी की जड़ में मट्ठा डालने का काम नीतीश कुमार ने किया, रेवंत रेड्डी ने किया। और अब राष्ट्रीय स्तर पर यदि जनगणना होती है और जातीय जनगणना नहीं होती है तो परिसीमन के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बीजेपी को सामना करना है फरवरी मार्च 2027 में। उत्तर प्रदेश के पहले बिहार का चुनाव तो खैर निपट जाएगा, क्योंकि जनगणना यदि होगी भी तो 26 में होगी, तो बिहार में तो नहीं करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़े तो कुछ दूसरे राज्यों में करना पड़ सकता है, मसलन कर्नाटक, जहां भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद पाले बैठी है कि रोटेशन पॉलिसी जो कर्नाटक की जनता अपनाती रहती है, उसके द्वारा 28 की सत्ता उसे ही मिले। यही मांग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की बुनियाद को कमजोर कर सकती है। और याद रखिए, जाति एक बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में भी है तो गुजरात में भी है। तो बीजेपी के सामने एक विषम परिस्थिति है। जनगणना कराए तो जाति जनगणना करानी होगी, यानी आरएसएस के चुनावी हिंदुत्व की जड़ में मट्ठा डालना होगा जाति जनगणना करा के। और जनगणना कराती है, जाति जनगणना भी कराती है, तो परिसीमन में सीटों को 543 तक सीमित रख के जो फॉर्मूला एमके स्टालिन दे रहे हैं कि 2056 तक के लिए, यानी अगले 30 साल तक के लिए इस मामले को और डिले किया जाए, सिंपल रीएडजस्टमेंट 2002 की तरह करा दिया जाए, तो उस फॉर्मूले पर जाकर सहमत होना होगा। लेकिन अब बीजेपी की स्थिति यह है कि बदनामी भी झेली, इसके साथ बहुत ही समझदारी के साथ एक बड़ी पॉलिटिकल गुगली की तरह भाषा का मुद्दा भी जोड़ दिया। और सब मुद्दे, भाषा का मुद्दा, परिसीमन का मुद्दा, दिल्ली में ताकत घटने का मुद्दा, राष्ट्रपति चुनाव में ताकत घटने का मुद्दा, जब ये सब एक साथ आकर खड़ा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हाल में आई उड़ीसा की सत्ता भी फंस सकती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, उसकी गर्दन फंसी ही हुई है, क्योंकि वह दक्षिण भारत का वो हिस्सा है। महाराष्ट्र की आई हुई सत्ता जिस बिसात पर आई है उस बिसात पर लुढ़क भी सकती है। और इन सब से पहले नरेंद्र मोदी की सत्ता ही लुढ़क जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खेल बड़ा है और इस खेल को समझने की कोशिश करें। एक तरफ संवैधानिक पहलू है, एक तरफ सामाजिक पहलू है, वही तीसरी तरफ अगर जाकर के देखें तो इस देश के अंदर वो पहलू है जिस बुनियाद के बूते हिंदुस्तान की इबारत, भारत, इंडिया दैट इज भारत की इबारत इस देश के संविधान निर्माताओं ने रखी थी। वो था म्यूचुअल रेस्पेक्ट। संघ और राज्य के सह अस्तित्व का सवाल एक यूनियनिस्टिक यानी संघवादी धारणा में एक मजबूत लेकिन लचीले केंद्र के साथ इस देश में क्षेत्रीय भावनाओं के सम्मान को मद्देनजर रखते हुए, सांप्रदायिक मामले को अलग करते हुए और धार्मिक स्वतंत्रता, क्षेत्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय विषमता, इन सब को भारत के संवैधानिक ढांचे में पिरोते हुए जिस प्रकार के संविधान संप्रभु व्यवस्था की कल्पना की गई थी, उसी पर जब बुनियादी ढांचे पर सवाल उठने शुरू होते हैं तो उन सवालों के दायरे में 22 मार्च की तारीख नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए उनकी रुखसती का फरमान बनकर सामने आ जाए,
कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जवाब वहां मोदी से नहीं मांगा जाएगा, जवाब नायडू, पवन कल्याण और देवेगौड़ा से मांगा जाएगा, एच.डी. कुमारस्वामी से मांगा जाएगा। क्या वो जवाब दे पाने की स्थिति में होंगे? और जो जवाब वो देंगे, क्या वो नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर देंगे या अपनी पार्टी के स्टैंड को क्लियर करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर जवाब देंगे तो उसे गारंटी देना होगा, और अगर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे तो नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में पड़ेगी। देखते जाइए, इन्हीं दोनों के बीच ये पूरा खेल सिमटा हुआ है। आगे आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।